हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जो है गवर्नमेंट जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो परीक्षा 2013 की थी, ये 2014 में आयोजित की गई थी। आज इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जीडीसी की परीक्षा में 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 120 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट के और 30 प्रश्न जो है वो जीएस के होते हैं। तो इस प्रकार से इस सेक्शन में हम लोग 120 जो सब्जेक्ट के पेपर हैं, प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि निकट भविष्य में अभी 17 और 18 अगस्त को पीजीटी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। यह एग्ज़ाम होना है और इस एग्ज़ाम के लिए भी यह जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, ये सभी प्रश्न जो है यूपी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और इसमें से अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो राजस्थान आरपीएससी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी यह प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम लोगों के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो यूपीएससी द्वारा प्रस्तावित है, आगे संभावित है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी वो परीक्षा कराई जा सकती है। तो ऐसे में जो ये सीरीज़ मैं लेके चला हूँ कि जो पुराने ओल्ड पेपर्स हैं उनके प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँ और उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे आपको परिचित करवाऊँ। तो एक तो आप जो है वो परीक्षा के पैटर्न से परिचित होंगे और दूसरा आपको प्रश्न को हल करने का एक माध्यम मिलेगा, एक तरीका मिलेगा और आप इससे हमेशा जो है वो रूबरू होते रहेंगे नए नए प्रश्नों से। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इसलिए जो है इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन अनुसंधान विकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन है आपके सामने: वर्णनात्मक अनुसंधान विकल्प, परीक्षणात्मक अनुसंधान विकल्प और अन्वेषणात्मक अनुसंधान विकल्प। तो ये 3 जो आपके पास विकल्प रिसर्च डिजाइन दिए गए हैं, इसमें हमको देखना है कि इसमें किसमें उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। कूट आपके सामने है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, मतलब सभी। तो जो जिन अनुसंधान विकल्पों में रिसर्च डिजाइन में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, वह होते हैं वर्णनात्मक और अन्वेषणात्मक विकल्प। तो इस प्रकार से इसमें कूट नंबर बी सही होगा। ये बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है कि माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है। ये ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ये है: मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन मल्टीप्लाई ई एफ, मीन इक्वल टू ए माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, और डी है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। तो जो माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का जो सही सूत्र है वो है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है। इसकी एक वैल्यू होती है, वह सहसंबंध गुणांक हमेशा इसी के मध्य होता है। ऑप्शन है आपके सामने 1 और 2, 1 और 9, -1 और +1, 1 और 0। तो जो सहसंबंध का गुणांक होता है वो हमेशा जो है सदैव -1 और +1 के बीच में होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है: विकास और प्रगति के बीच भेद किसने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, टीबी बाटोमोर, एल.टी. हाउस। तो जो इसके विकास और प्रगति के बीच में जो भेद प्रस्तुत किया है वह टीबी बाटोमोर ने प्रस्तुत किया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है: चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट। ये एक पुस्तक है
इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है योगेश अटल, आंद्रे वेत्तई, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास। यह पुस्तक लिखा है योगेश अटल ने। ये योगेश अटल ने इस पुस्तक को लिखा है। प्रश्न नंबर 6 है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन आपके सामने है धार्मिकता, नृजातीयता, पारंपरिकता और नैतिकता। तो एस.सी. दुबे ने जो विकास का सांस्कृतिक पहलू है उसके लिए विश्लेषण में नृजातीयता के अवधारणा पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 7 है, प्रगति का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन किस दिशा में? ऑप्शन आपके सामने है कि किसी एक दिशा में, किसी दिशा में, या एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित एवं वांछनीय दिशा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो प्रगति का अर्थ होता है वो एक निश्चित और वांछनीय दिशा में होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, वैश्विक ग्राम का विचार। ये वैश्विक ग्राम का जो है विचार किसने दिया? ग्लोबल विलेज। एंथनी गिडेंस, मार्शल मैक्लुहान, इमैनुअल वालस्टीन और ई अनिटाट। तो ये जो ग्लोबल विलेज है इसका जो विचार दिया है वो मार्शल मैक्लुहान ने दिया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जियोवानी विको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन संरचनात्मक था, चक्रीय था, संघर्षात्मक था या फिर उद्विकासीय था। तो जियोवानी विको ने जो ऐतिहासिक परिवर्तन को चक्रीय माना है। ये इनका जो चक्रीय है वो सर्पिल आकार का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि समाजशास्त्र के निम्नलिखित संस्थापकों में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के अभिवर्धन का वर्णन किया है? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त काम्ट और कार्ल मार्क्स। तो प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के आधार पर जिसने सामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है वो है कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 11 है, नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीयकरण एक प्रक्रिया है। वे ऑफ लाइफ और अर्बनाइजेशन इज ए प्रोसेस। यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट पार्क, जी सिमेल, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ये नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीयकरण एक प्रक्रिया है, यह बात कहते हैं लुई वर्थ। ये बात कहते हैं लुई वर्थ। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नांकित मॉडलों में से किस एक मॉडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? इन्होंने जो अपना पश्चिमीकरण का मॉडल दिया था उसमें किस एक मॉडल को अपनाया था? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिकन प्रारूप, रूसी प्रारूप, ब्रिटिश प्रारूप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो श्रीनिवास ने जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण का मॉडल अपनाया था वो ब्रिटिश प्रारूप को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है कि एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण, परिवर्तन और प्रसार। तो जब एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ विलय हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है तो वो होता है सात्मीकरण, एसिमिलेशन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? रिटजर, वालस्टीन, रॉबर्टसन और गिडेंस। तो ये जो वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत है वो वालस्टीनटाइन ने प्रस्तुत किया है, प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है?
मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में। तो आपके सामने है ऑप्शन ए आर देसाई, आंद्रे वेत्तई, बी आर चौहान और डी एन धनाग्रे। तो ये जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किया है वो ए आर देसाई ने किया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन आपके सामने है कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और ईवी टेलर। तो धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है वो इमाइल दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 17 है, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया? न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं और उसके जो 4 मुख्य प्रकार हैं, प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण, उसका भेद किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन आपके सामने है मर्डॉक, किंग्सले डेविस, के एम कपाड़िया और पी एन प्रभु। तो ये जो भेद है वो किंग्सले डेविस ने किया है। आगे देखते हैं कि किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, किस विद्वान ने माना है? टी एन मदान, डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, जे एच हट्टन और जी एस घुरिये और जी एस घुरिये। तो ये जो बात है जाति एक बंद वर्ग, वो मदान और मजूमदार, टी एन मदान और मजूमदार की ये उक्ति है, ये कथन है। प्रश्न नंबर 19 है कि औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज सिमेल, एले कोजर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो ये जो इन जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्लास इन सेल्फ एंड क्लास फॉर सेल्फ। प्रश्न नंबर 20 है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जी एस घुरिये, इरावती कर्वे, पी एन प्रभु और ए एम शाह। तो ये पुस्तक जो है वो लिखी है इरावती कर्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, अगला प्रश्न है, पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है जे बी फरेरा, इरावती कर्वे, के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास। भारत में विवाह एवं परिवार इसका हिंदी नाम है और यह पुस्तक लिखी है के एम कपाड़िया ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया? जब वो दक्षिण भारत के कुर्गों का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने जो सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या थी उसमें 2 अवधारणाएं विकसित की थी। वो कौन कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण एवं संस्कृतिकरण। तो दक्षिण भारत के कुर्गों के अध्ययन में एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया था। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन। प्रश्न नंबर 23 है, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? लुई ड्यूमा एवं आंद्रे वेत्तई, जी एस घुरिये एवं एम एन श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास एवं आंद्रे वेत्तई, लुई ड्यूमा एवं जी एस घुरिये। तो ये जो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य है, इसका जो अध्ययन भारतीय समाज के लिए किया गया वो लुई ड्यूमा एवं जी एस घुरिये द्वारा किया। इस विधा से अध्ययन करने वाले ये 2 प्रमुख विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड इन्होंने अध्ययन किया था और लघु समुदाय की अवधारणा दी थी? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है किस पुस्तक में? कास्ट, क्लास एवं पावर में, द रिमेंबर्ड विलेज में, एन इंडियन विलेज में या फिर ए राजस्थान विलेज में? तो जो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है वो किया गया है ए राजस्थान विलेज में। और इस पुस्तक के लेखक हैं बी आर चौहान। बी आर चौहान, इनका पूरा नाम है ब्रिजराज चौहान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? सब आल्टन, ठीक है। और ऑप्शन है आपके सामने लुई ड्यूमा, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा और बी.आर. अम्बेडकर। तो जो उपाश्रित परिप्रेक्ष्य है उसका उपयोग किया है बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 26 है, किसने भारतीय समाज के संबोध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया? सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव्स की बात हो रही है। ऑप्शन है एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा, बर्नार्ड एस. कोहेन एवं डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा एवं योगेंद्र सिंह, वीना दास एवं एन.के. बोस। तो जो ये सभ्यता परिप्रेक्ष्य है इसका उपयोग किया है एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने। प्रश्न नंबर 27 है कि भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। इस कथन में कौन सा परिप्रेक्ष्य इंगित होता है? जब भारतीय समाज का परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत दिनों के बाद कोई सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, तो जो इस परिप्रेक्ष्य के तहत जो बात होती है वो है सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न नंबर 28 है कि इंग्लैंड में स्वयंवसन अपराध का अध्ययन किसने किया? ध्यान दीजिएगा कि इंग्लैंड की बात हो रही है। इंग्लैंड में स्वयंवसन अपराध का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है ई. सदरलैंड, डब्ल्यू.जी. कार्सन, ई.एम. लेमर्ट और डेविड मडजा। तो इंग्लैंड में जो स्वयंवसन का अपराध का अध्ययन किया था वह डब्ल्यू.जी. कार्सन ने किया है। ऐसे स्वयंवसन अपराध का अध्ययन सदरलैंड ने किया है, लेकिन इंग्लैंड में स्वयंवसन का अपराध डब्ल्यू.जी. कार्सन ने किया है। प्रश्न नंबर 29 है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निर्धनता की जो परिभाषा दी जाती है वो दो पद्धतियों से। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पद्धतियां हैं वो हैं निरपेक्ष एवं सापेक्ष। इस आधार पर निर्धनता की परिभाषा दी जाती है। बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 30 कौन सा है। 30 है कि घूस को किसने भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था माना है? ये देखिए, घूस को भ्रष्टाचार की एक अवस्था मानने वाले विद्वान का नाम बताना है। ऑप्शन है ब्रूक्स, मडजा, ऑस्कर लेविस और स्मॉल। तो यह बात जो है, यह अवस्था माना है घूस को, वो ब्रूक्स ने माना है। प्रश्न नंबर 31 है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है? समुदाय, जात, वर्ग, समूह। तो वेबर के मतानुसार, जो वेबर कहते हैं, वो जीवन अवसरों में अंतर समूह जो होता है वो वर्ग के आधार पर होता है। जिस वर्ग में आप होंगे वैसे ही जीवन अवसर आपको उपलब्ध होंगे। आप प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत विचलन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया है? लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, जॉन डोलार्ड या पाल ब्रोका। तो यह जो निराशा आक्रामकता का सिद्धांत है, यह जो प्रतिपादन है वो जॉन डोलार्ड द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है। लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है और लैंगिक असमानता प्राकृतिक है। अब अगर हम इसको लैंगिक, इसको यहाँ पर हम लोग जेंडर माने तो यह बात जो है वो गलत हो जाती है। इस आधार पर ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। लेकिन जो आयोग द्वारा माना गया है वो माना गया है इसमें ए और आर दोनों सही हैं ये, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस आधार पर जो लैंगिक है उस लैंगिक का होना चाहिए सेक्स। लिंग असमानता, लिंग असमानता प्राकृतिक है। ये बात तब फिर आर भी सही हो जाएगा और यह भी सही हो जाएगा, और यह इसकी व्याख्या लेकिन नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस लैंगिक असमानता को लिंग असमानता पढ़ना चाहिए। लिंग असमानता प्राकृतिक है, ठीक है। लेकिन जेंडर, अगर जेंडर लिखा जाता तो जेंडर इनइक्वलिटी जो है
वो सामाजिक होती है, वो प्राकृतिक नहीं होती है, जबकि सेक्स इनइक्वलिटी या लिंग असमानता जो है वो प्राकृतिक होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पे, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है। अपराधी व्यवहार ऑप्शन है दूसरों की संपत्ति की चोरी, राहजनी, हत्या और डकैती, स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना। तो ए बी सी ये तीनों अपराधी व्यवहार हैं, लेकिन ये चौथा जो है डी, स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना, ये एक आकस्मिक दुर्घटना है, ये कोई अपराधी व्यवहार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समस्या दी गई है, दूसरी तरफ प्रकृति दी गई है। समस्या देखते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन, जातिवाद, एड्स, क्षेत्रवाद। प्रकृति है HIV पॉजिटिव, केवल दूसरा है केवल अपने ही क्षेत्र के लिए निष्ठा भावना, तीसरा है अपनी जातीय वफादारी, चौथा है द्रव्यों का दुरुपयोग और पांचवा है मद्य व्यसन। देखते हैं मादक द्रव्य व्यसन। ये मादक द्रव्य व्यसन जो है वो द्रव्यों के दुरुपयोग का मामला है। वहीं जातिवाद जो है वो अपनी जात की वफादारी से है, मतलब है। एड्स जो है वो HIV पॉजिटिव इसको बोलते हैं। और वहीं क्षेत्रवाद जो है वो अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा भावना रखना ही क्षेत्रवाद है। कूट में देखते हैं कि कौन सा सही है। ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3, सी का 1 हो जाएगा फिर, और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं कि सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिकता है, धार्मिक उन्माद की उपज है। धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है। सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है, सही है। धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है, ये गलत है। इस प्रकार से ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, और मैग्सेसे सम्मान द्वारा विभूषित किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम, किरण बेदी, सत्यार्थी, राजेंद्र सिंह। तो जो पर्यावरण से संबंधित विद्वान हैं वो हैं राजेंद्र सिंह, और इन्हीं को जो है मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, राजेंद्र सिंह को। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं, सही है। शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों को द्वार खोल दिया है। ठीक है, शिक्षा का दोनों बात है, और ये ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं कि लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में, लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का वर्गीकरण किया था, और उसमें जो अपराधों का वर्गीकरण बताया था उसमें से बताना है कि कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है। जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी। तो लोम्ब्रोसो का जो वर्गीकरण था उसमें पेशेवर अपराधी सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन उनके सही है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 40 है कि यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। ये एक विद्वान है जिन्होंने ये कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं उसको विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने MB माथुर, अशोक मेहता, आई नारायण, एप्पल बी PH। तो ये बात जो कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वो कहते हैं एप्पल बी PH। ये विद्वान ही बोलते हैं कि इसके स्थान पर यह कर दिया जाए। देखते हैं प्रश्न नंबर 41। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? किसको? SC ST को और महिलाओं को। ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 243। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है, और जो यह व्यवस्था है वर्णित है वो अनुच्छेद 243 में वर्णित है। देखते हैं प्रश्न नंबर 42 कौन सा है
कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है अशिक्षा, जातिवाद, सीमित संसाधन या साधन, उपरोक्त सभी। तो ये उसमें उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, क्योंकि यह सभी जो है पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज्य को सर्वप्रथम लागू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू करने वाला प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1959 में। आगे बढ़ते हैं। कथन है प्रश्न नंबर 44 का, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है, ये तर्क दिया गया है। ये दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 45 है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया 1935 में, 1936 में, 1931 में या फिर 1970 में? तो ये जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का प्रश्न है, ये आया था सर्वप्रथम 1935 में। इसी में शेड्यूल कास्ट को अनुसूचित किया गया था। देखते हैं प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है और कहा कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बाटोमोर, एस.सी. दुबे। तो यह जो उक्ति है, यह जो कथन है, वो के.एम. कपाड़िया का है। के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 47, भारत में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया किस वर्ष? 1998 में, 2000 में, 1999 में, 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह लागू हुआ था 1999 में। प्रश्न नंबर 48 है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया? 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, 15 अगस्त 2006 से या फिर 2 अक्टूबर 2006 से? तो जो मनरेगा लागू किया गया है वो 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 49 है कि उस विद्वान का नाम लिखिए जिसने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक, किसान तथा मजदूर जैसे शब्दों से किया है? ए.आर. देसाई, D.N. मजूमदार, डेनियल थार्नर, ऑस्कर लेविस। तो भारतीय ग्राम की संरचना का जो विभाजन किया है मालिक, किसान और मजदूर में, वो किया है डेनियल थार्नर ने। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं? मजूमदार एवं मदान, कूले, वीरस्टीट, केलकर। तो ये जो परिभाषा या कथन है ये कूले का है। प्रश्न नंबर 51 है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ? ऑप्शन है J.H. हट्टन, G.S. घुरिये, आंद्रे बित्तई, S.C. दुबे। तो ये बात कहते हैं G.S. घुरिये। G.S. घुरिये ने ही कहा कि जाति व्यवस्था जो है इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? इन विद्वानों में से हमें ये छांटना है जिन्होंने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है। ऑप्शन आपके सामने है S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, W.H. वाइजर। तो ये जो है ये वाइजर, W.H. वाइजर ने जो है जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लेखक कृति है मैकम मैरियट, एन इंडियन विलेज, S.C. दुबे, B.R. चौहान, योगेश अटल।
और कृति है एन इंडियन विलेज, अ राजस्थान विलेज, इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट विलेज इंडिया। मिलान करते हैं, देखते हैं। मैकम मैरियट ने की पुस्तक का नाम है विलेज इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। एस.सी. दुबे की जो पुस्तक है वो उसका नाम है एन इंडियन विलेज। वहीं बी.आर. चौहान की जो पुस्तक है वो राजस्थान विलेज। योगेश अटल की जो पुस्तक है इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट। इस प्रकार से ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। सी का 2 और डी का 3 बिल्कुल। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं कि किसने भारत की अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदुओं के रूप में संबोधित किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने, जी.एस. घुरिये ने, एस.सी. दुबे ने, राधाकमल मुखर्जी ने। तो भारत की अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदुओं के रूप में जी.एस. घुरिये ने संबोधित किया। प्रश्न नंबर 55 है, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये जो अनुच्छेद है कि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, वो है अनुच्छेद 342। इसी के अंतर्गत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी जाती है। प्रश्न नंबर 56 है, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसका नाम क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो एक जो योजना थी जो संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना था, वह था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन के रूपांतरण का लक्ष्य रखा गया था। प्रश्न नंबर 57 है कि भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? नारी विकास एवं कल्याण हेतु ऑप्शन है 1975 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1980 में। तो जो ये राष्ट्रीय नीति बनाई गई भारत में वो 1976 में बनाई गई और 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो महिला दशक घोषित किया था, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। प्रश्न नंबर 58 है कि किसी प्रांत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये हिंदी में जनजातियों छपा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, इसलिए इसको अनुसूचित जाति आप पढ़िए। जनसंख्या का यहाँ देखते हैं 58 में ये शेड्यूल कास्ट, इसलिए हम लोग इसको अनुसूचित जाति पढ़ेंगे। किस प्रांत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? वो प्रदेश बताना है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो पंजाब में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 59 है कि किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग, बलवंत राय मेहता समिति। तो जो ओबीसी अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है वो मंडल आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम पारित हुआ है? यह हिंसा अधिनियम मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, 1995, 2001 या 2005। तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा अधिनियम या घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ वो 2005 में पारित हुआ है। प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 20%, 27%, 30% या फिर 33%? तो 1/3 अर्थात 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायतों में। प्रश्न नंबर 62 है, निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है, बी एक परिवार को निर्धन बनाती है, सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धनता हस्तांतरित होती है
और पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित होती है या करती है, निर्धनता की संस्कृति। प्रश्न नंबर 63 है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा, जनसंख्या के अध्ययन में ये अवधारणा उपयोग होता है, सामाजिक कोशिका की अवधारणा। ये किसने दिया है? थॉमस माल्थस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, आर्सेन ड्यूमा ने या डेविड हार्डीमैन ने। तो ये सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग जनसंख्या के अध्ययन के लिए आर्सेन ड्यूमा ने प्रतिपादित किया है। बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 64 है कि किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया गया? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर फ्रांस है। अगस्त काम्ट जो है वो उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी और वो फ्रांस के थे। प्रश्न नंबर 65 है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, टी.बी. बाटोमोर, रॉबर्ट वीरस्टीड, आर.एम. मैकाइबर एवं सी.एच. पेज। तो यह कथन है मैकाइबर एवं पेज के। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, यह पुस्तक किसने लिखी है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, S.F. नाडल, टी.बी. बाटोमोर। यह पुस्तक लिखी गई है R.K. मर्टन द्वारा। देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। बताना है हम लोगों को कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन ए, घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, बी, व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, सी, मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाएं, डी, व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिपादन। तो जो समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होते हैं उनके बीच को समझना। तो ऑप्शन नंबर डी यह सही होगा। प्रश्न नंबर 68 है कि अंतरक्रिया अनुष्ठान से कौन संबद्ध है, किसके नाम का संबंध है? एडवर्ड ए सील्स, J.L. मोरेनो, रॉबर्ट के मर्टन या इरविंग गॉफमैन। तो ये अंतरक्रिया अनुष्ठान जो है वो इससे संबंधित है, इरविंग गॉफमैन। प्रश्न नंबर 69 है, संस्था दर्शाती है, संस्था क्या दर्शाती है? अस्थायित्व, स्थायित्व, परिवर्तन, अस्थायित्व एवं परिवर्तन। तो संस्था से जो बोध होता है हम लोगों को वो अस्थायित्व का बोध होता है। प्रश्न नंबर 70 है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, रॉबर्ट रेडफील्ड, S.C. दुबे, माइकल मैरियट और M.N. श्रीनिवास। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किया मैक्सिको के अध्ययन में, मैक्सिको के गांव के अध्ययन में। प्रश्न नंबर 71 है, गेसेलसाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? टानीज द्वारा प्रतिपादित गेसेलसाफ्ट और गेमिनसाफ्ट, समाज, समुदाय, सामाजिक समूह और संस्था। तो गेसेलसाफ्ट और गेमिनसाफ्ट ये जो समाज का विभाजन टानीज द्वारा दिया गया था, इसका हिंदी में अर्थ है समुदाय एवं समाज। तो इस प्रकार से जो है ये गेसेलसाफ्ट का अर्थ होता है समुदाय और गेमिनसाफ्ट का अर्थ होता है समाज। तो इस प्रकार से गेसेलसाफ्ट का अर्थ हो जाएगा बी, समुदाय। ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, C.H. कूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? कूले के अनुसार परिवार, राजनीतिक दल, पड़ोस, मित्र मंडली। तो जो प्राथमिक समूह नहीं है उसमें राजनीतिक दल नहीं आता है। राजनीतिक दल क्या है? ये द्वितीयक समूह है, एक समिति होती है। और बाकी परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली ये कूले के अनुसार प्राथमिक समूह है। प्रश्न नंबर 73 है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? मैकाइबर, पैरेटो, मर्टन, वेबर। परिस्थिति पुंज की अवधारणा का प्रतिपादन मर्टन ने किया है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं कि किसने गरीबी की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया? S. राउंट्री, ऑस्कर लेविस, एबेल स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो गरीबी की संस्कृति का जो विचार ये अवधारणा प्रतिपादित किया है वो ऑस्कर लेविस ने किया है। बढ़ते हैं, देखते हैं 75वां प्रश्न क्या है। सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में किसने माना है? मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, डेविड ईस्टन, अगस्त काम्ट। तो सामाजिक मानकों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में टालकट पार्सन्स ने माना है। प्रश्न नंबर 76 है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार से मिश्रित करते हैं कि ताकि वह एक हो जाए, एक हो जा रही, दो संस्कृतियां मिलके एक हो जा रही हैं, उसको क्या कहते हैं? परिसंस्कृतिकरण, एकीकरण, आत्मसातकरण या सहयोग। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दो संस्कृतियां मिलकर एक हो जाती हैं उसको आत्मसातकरण या सातवीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 77 के बाह्य एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी है? C.H. कूले, A.C. मेयर, R.K. मर्टन, W.G. समनर। तो बाह्य समूह और अंतः समूह की अवधारणा W.G. समनर द्वारा दी गई है। स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? J.H. मीड, मार्गेट मीड, चार्ल्स कूले, अगस्त काम्ट। स्वदृश्य दर्पण आत्मदर्पण का सिद्धांत, इसको कहते हैं आत्मदर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स कूले। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की? पठन पाठन की, निर्देश देने की, सीखने की या साथ जुड़ने की? तो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो सीखने की एक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 80 है, प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग। सहयोग को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यह अवधारणा किसने दी है? आगमन एंड निमकाफ ने, आर्नल्ड ग्रीन ने, इमाइल दुर्खीम ने, R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज ने। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग जो है वो यह अवधारणा मैकाइवर एवं पेज द्वारा दी गई है। देखते हैं प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, B एक धार्मिक संगठन, C एक औद्योगिक संगठन या फिर D एक सजातीय संगठन। तो जो संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित होता है वो होता है एक औद्योगिक संगठन। औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पाया जाता है। प्रश्न नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? एक जनजातीय समाज, एक ग्रामीण समाज, एक प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो जो प्रतिस्पर्धा पर द्वारा प्रभावित समाज है वह है एक उत्तर औद्योगिक समाज। प्रश्न नंबर 83 है कि पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में होता है। ऑप्शन है ए, एक सांस्कृतिक समूह उन नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त करता है जो दूसरे समूह द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन बी, एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी, एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पर संस्कृति ग्रहण जो यह प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि एक जो दो संस्कृतियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इस ऐसे में एक की संस्कृति दूसरा लेता है और दूसरा भी दूसरे की संस्कृति ले सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 84 है, प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? प्रकार्यवाद के सूत्र ये ध्यान देना है किसने प्रस्तुत किया है? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, B. मैलिनोव्स्की, T. पार्सन्स, टालकट पार्सन्स। तो जो ये प्रकार्यवाद का सूत्र है इसका जो प्रतिपादन है उसको किया है मर्टन ने, R.K. मर्टन ने। प्रश्न नंबर 85 है, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है।
यह बात कहते हैं कि वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करते हैं। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का, राल्फ डेरेनडार्फ का, जी सिमेल का या लेविस कोजर का? तो यह जो कथन है यह लेविस कोजर का है। कोजर कहते हैं कि वह संघर्ष जो है वो समूह में एकता पैदा करता है, वो संघर्ष को सकारात्मक मानते हैं। प्रश्न नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? पाठशाला, परिवार, खेल का मैदान या कारागार? तो कारागार जो है ये समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। बाकी पाठशाला, परिवार, खेल के मैदान से बच्चा कुछ न कुछ या व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है और ये सब समाजीकरण के अभिकरण है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, प्रश्न नंबर 87 है कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, एम.एन. श्रीनिवास, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे। तो यह पुस्तक है योगेंद्र सिंह की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, टी.बी. बॉटोमेर, इमाइल दुर्खीम, एल.टी. हाबहाउस। तो सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच जो भेद है वो एल.टी. हाबहाउस ने प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 89 है कि यह कथन किसने कहा है कि सावयव उद्विकासीय प्रक्रिया द्वारा एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता? ऑप्शन है अगस्त काम, इमाइल दुर्खीम, टालकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो ये उद्विकासीय सिद्धांत है जिसमें एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में प्रक्रिया में बदलता है, वह बात कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, प्रमुख उद्विकासीय सिद्धांतकार हैं। प्रश्न नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह, ये समूह जो है वो चिंतक समूह वो संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ऑप्शन ए रेजनहोफर, मार्क्स, डेरेनडार्फ, बी मार्क्स, सिमेल, पार्सन्स, सी मार्क्स, डेरेनडार्फ और सोरोकिन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी पार्सन्स ये संघर्ष सिद्धांतकार नहीं है, सोरोकिन भी संघर्ष सिद्धांतकार नहीं है और रेजनहोफर ये संघर्ष सिद्धांतकार हैं। मार्क्स और डेरेनडार्फ ये तीनों संघर्ष सिद्धांतकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है? ये बात किसने कही है? माइलनोव्स्की ने, मर्टन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने या दुर्खीम ने? तो यह कथन जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन का है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? के.आर. पॉपर, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नॉडेल, सी. लेवी स्ट्रास। तो द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक एस.एफ. नॉडेल हैं। प्रश्न नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? संघर्ष के प्रकार कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनडार्फ, जॉर्ज सिमेल, एल.ए. कोजर। तो संघर्ष के प्रकारों पर जो लिखा है वो लिखा है एल.ए. कोजर ने। देखते हैं प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है? टी.बी. बॉटोमोर, जॉर्ज सिमेल, एल.टी. हाबहाउस, डब्ल्यू.एफ. वागमन। अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से यह संबंधित हैं तो वो हैं जॉर्ज सिमेल। प्रश्न नंबर 95 है, कार्ल मैनहीम का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है? कार्ल मैनहीम की यह पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ऑप्शन है आपके सामने, ए प्रकार्यवादी उपागम, बी मार्क्सवादी उपागम, सी प्रकार्यवादी एवं मार्क्सवादी उपागम और डी है वेबरवादी उपागम। तो कार्ल मैनहीम की जो ये पुस्तक है वह है प्रकार्यवादी एवं मार्क्सवादी उपागम का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर 96 है कि किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया? उद्विकासीय सिद्धांत को
ऑप्शन है अगस्काम, बेंजामिन किट, एल.टी. हाफहाउस, टालकट पार्सन्स। तो विकासीय सिद्धांत को जो वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाने का काम था वो अगस्त काम्ट ने, उनका जो त्रिस्तरीय नियम है वो इसी का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 97, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन या स्पेंसर? तो समाज एवं सामाजिक संरचना का जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है वो सबसे पहले स्पेंसर ने प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 98 है, नाडेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? प्रस्थित व्यवस्था, भूमिका व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या जैविकीय व्यवस्था? तो नाडेल ने जो सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान बताया है वह भूमिका व्यवस्था को बताया है। प्रश्न नंबर 99 है, डेहरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? सत्ता के संबंधों पर, वर्गों के संबंधों पर, जातियों के संबंधों पर, प्रजातीय संबंधों पर? तो डेहरेनडार्फ का जो संघर्ष का सिद्धांत है वो सत्ता के संबंधों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 100 है, उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह किसने कहा है? फ्रेडरिक जेम्सन, एंथोनी गिडेंस, एफ साउसरे और ई.पी. थॉमसन? तो उत्तर आधुनिक समाज को अत्यधिक बहुलवादी एवं विविध माना है एंथोनी गिडेंस ने। प्रश्न नंबर 101 है, लेवी स्ट्रास ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं एक समाज के मूल्यों एवं मानकों द्वारा, एक समाज के संरचनाओं एवं प्रकारों द्वारा, एक समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा, एक समाज की राजनैतिक व्यवस्था द्वारा। तो लेवी स्ट्रास ने जो विनिमय के प्रतिमान विनियमन बताया था वो बताया था कि एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा यह विनियमित होते हैं। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए ऑप्शन है प्रघटना शास्त्र, निर्जाति पद्धति शास्त्र, उत्तर आधुनिकता, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को सामान्य बुद्धिपरक से जो अध्ययन करने की पद्धति को अपनाता है वह है निर्जाति पद्धति शास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी। प्रश्न नंबर 103 है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, यह पुस्तक किसने लिखी है? जर्गन हैबरमास, जीन बॉड्रिलार्ड, पियरे बॉर्डियो या मिशेल फूको ने? तो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक लिखी है मिशेल फूको ने। स्ट्रक्चर, प्रश्न नंबर 104, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, जॉर्ज रिटजर, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो यह पुस्तक लिखी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन ने। प्रश्न नंबर 105 है, निर्जाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु है सामाजिक घटनाओं का अर्थ, एथनोमेथोडोलॉजी की बात हो रही है। सामाजिक घटनाओं का अर्थ, अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, वह माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह तीनों अर्थ जो है सामाजिक घटनाओं का अर्थ, अंतःक्रिया की प्रक्रिया, अंतः संप्रेषित जो होते हैं, ये तीनों घटनाएं निर्जात पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 106 है कि घटना क्रिया विज्ञानी एवं निर्जाति पद्धति शास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। समाज के दृष्टिकोण से, भावात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से या सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। तो ये फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, प्रघटना शास्त्र और निर्जाति पद्धति शास्त्र, लोकविद विज्ञान, यह जो दो पद्धतियां हैं यह सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से समझने पर बल देती हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 107 है। प्रश्न नंबर 107, गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ऑप्शन ए है सामाजिक संबंध संरचित होते हैं। ऑप्शन बी ए तथा समय व स्थानीय परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन सी संरचित संबंध द्विआयामी संरचना के परिणाम है। संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। तो गिडेंस का जो संरचनात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। व्यक्तियों द्वारा संरचना का बनना बिगड़ना होता रहता है, बनती है और बिगड़ती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 108 है कि किस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है? ए प्रकार्यवाद में, बी नव प्रकार्यवाद में, सी संरचनावाद में, डी नव संरचनावाद में। संरचनात्मक प्रक्रियावाद का जो सिद्धांत प्रक्रियात्मक सिद्धांत है उसमें साम्य की अवधारणा को अस्वीकार किया गया है नव प्रकार्यवाद में। प्रश्न नंबर 109 है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन है गिडेंस एवं लकमैन, बी बर्जर एवं गिडेंस, सी बर्जर एवं लकमैन, डी पार्सन्स एवं शिल्स। तो यह पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये लिखी गई है बर्जर एवं लकमैन द्वारा। प्रश्न नंबर 110 है विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? एक्सचेंज थियरी, फ्रेजर, मालिनोव्स्की, लेवी स्ट्रास या ह्यूमन्स। तो विनिमय सिद्धांत निर्मित करने का श्रेय फ्रेजर को है। प्रश्न नंबर 111 है कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है मैक्स वेबर एवं इमाइल दुर्खीम से, घटना विज्ञान एवं निर्जात पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं राल्फ डेहरेनडॉर्फ से, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद से। तो कोलिंस का जो संघर्ष सिद्धांत है ये प्रभावित है घटना विज्ञान एवं निर्जात पद्धति विज्ञान से। प्रश्न नंबर 112 है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य, गुडे एवं हार्ट, बोगार्डस, यंग। तो यह जो पुस्तक है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस यह लिखी गई है सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य द्वारा। प्रश्न नंबर 113 है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह बात किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन है E.S. बोगार्डस, C.A. मोजर, G.M. फिशर, P.B. यंग। यह जो कथन है, यह जो परिभाषा है, यह C.A. मोजर की है, सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा। प्रश्न नंबर 114 है कि किसने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वह स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यह तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। यह बात किसने कही है? पीटर एच मन, ऑप्शन है P.B. यंग, C.A. मोजर, F. बोगार्डस। तो यह जो कथन है वह कथन है पीटर एच मन का। देखते हैं प्रश्न नंबर 115 सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। ऑप्शन है आपके सामने ए लुंडबर्ग, मालिनोव्स्की, गुडे एवं हार्ट, पार्सन्स। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में सर्वप्रथम प्रयोग मालिनोव्स्की ने किया है। प्रश्न नंबर 116 है कि प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो साक्षात्कार निर्देशिका यह एक गाइड होती है और प्रश्नावली में जो है वो अनुसंधान करता नहीं बल्कि उत्तरदाता प्रश्न भरता आंसर देता है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार अनुसूची को जो है वो अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 117 है कि निदर्शन है। निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं। तो जब निदर्शन, ये ऑप्शन आप देख लेते हैं पहले। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, बी है दैव निदर्शन, सी है जनगणना और डी है स्तरित निदर्शन। तो निदर्शन, जब निदर्शन के समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान होता है
तो उसे कहते हैं दैव निदर्शन। इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने की संभावना बराबर होती है। प्रश्न नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना का स्रोत है? परिकल्पना हाइपोथेसिस। ऑप्शन है सामान्य संस्कृत, बी समरूपता, सी वैज्ञानिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सामान्य संस्कृत, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, यह सभी जो है वो परिकल्पना के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 119 है प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्यों की अवधारणा किसने दी है? प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्यों की अवधारणा A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने, बी वेलनोव्स्की ने, टालकट पार्सन्स ने या R.K. मर्टन ने। तो ये जो अवधारणा है प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की, वो R.K. मर्टन द्वारा दी गई है। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न 120 है कि किसने कहा कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर सूझों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए गुडे एवं हार्ट, बी कार्ल पियर्सन, सी मोजर और डी जहोदा सेल्टिज एवं अन्य। तो ये जो अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर सूझों ये बात कहते हैं जहोदा सेल्टिज एवं अन्य ने। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने 120 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये जो परीक्षा हुई थी 2014 में, 2013 का ये एग्ज़ाम था, उसको आज हम लोगों ने हल किया। आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।